हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बाकी के अगले 100 क्वेश्चन हैं। बताया था मैंने आपको कि 4 वीडियो आएंगी, उसमें हम लगभग 500 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पेपर है 9 तारीख को, उसके लिए शुभकामनाएं और आशा है कि सामाजिक विषय के आप 35 क्वेश्चन पूरे करके आएंगे। तो देखते हैं हम 101 क्वेश्चन। उपनिषद का क्या अर्थ है? उपनिषद का अर्थ है उपदेश देना। देखिए, अगर मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा ये उद्देश्य है कि 20 से 25 मिनट में ये 100 क्वेश्चन पूरे हों। तो डायरेक्ट मैं बताऊंगा। उपनिषद का अर्थ है पास बैठना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 1 है। लेकिन जिन्हें वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो है महावीर स्वामी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 103वां कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो वो उत्तर प्रदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 104 क्वेश्चन है अपने सारथी चन्ना, यानी जो गौतम बुद्ध थे बचपन में, तो वो अपने सारथी चन्ना के साथ घूमते हुए महात्मा बुद्ध ने सबसे अंत में किसे देखा था? तो सबसे अंत में जो देखा था वो साधु को देखा था। तो इस प्रश्न का जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर है। 105वां क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने जो सिद्धांत हैं, अपने जो नियम हैं, उनका उपदेश, उनका प्रचार उस समय की किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प 2 है। अब पाली भाषा के लिए आप नोट कर लीजिए, ये पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक है, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में। अगला 106 क्वेश्चन है कि लगभग 600 ईसा पूर्व वैदिक काल में कितने महाजनपद थे? तो ईसा पूर्व का मतलब है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो वैदिक काल में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। महाजनपद काल में सेना का जो प्रमुख कौन होता था? तो महाजनपद काल में सेना का प्रमुख राजा ही होता था। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। 108वां क्वेश्चन लेते हैं कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 4 महाजनपद थे जो ताकतवर थे, लेकिन उन सब में भी सबसे ज्यादा जो ताकतवर था वो था मगध। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। बाकी कौशल, अवंती, वत्स, ये 4 महत्वपूर्ण जनपद हैं 16 महाजनपद से। 109 क्वेश्चन पर हम आते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व पर किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 है। 110वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के जो मानचित्र हैं उन मानचित्र में सड़क, रोड, वर्षा क्षेत्र और वन, फॉरेस्ट और उद्योग, इंडस्ट्री को दर्शाया जाता है। तो वो मानचित्र कहलाते हैं थीमेटिक मानचित्र। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 111वां क्वेश्चन लेते हैं कि अपने गांव या कस्बे का मानचित्र प्राप्त करने के लिए अपने जिले के किस अधिकारी के पास आप एप्लीकेशन पत्र देना होता है? तो मानचित्र प्राप्त करना है अपने गांव का, तो बंदोबस्त अधिकारी के प्रार्थना पत्र देना होगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 112वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो वो है ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है 71%। संसार, अगला प्रश्न, संसार की सबसे लंबी पर्वत की श्रृंखला है? तो ऑप्शन 1 है हिमालय पर्वत, दूसरा है रॉकीज पर्वत, तीसरा एडीज नहीं एंडीज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, एंडीज। आगे बढ़ते हैं, ये अमेरिका में है। 114वां क्वेश्चन है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसमें कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो वो नदी है कांगो नदी। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। 115 क्वेश्चन पर आते हैं कि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच भूभाग को काटकर बनाई गई एक नहर है पनामा नहर। तो पहले तो आप ये नोट करिए
पनामा नहर अब वो अटलांटिक महासागर को किस महासागर से जोड़ती है? तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कौन सा महासागर है जो एस प्रकार का है? तो वो अटलांटिक महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर है। अब यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सी नहर बनाई गई है? पनामा नहर। तो उसमें जो अटलांटिक महासागर है वो किस महासागर से जुड़ती है? तो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। ये 116वां क्वेश्चन है। एक नदी है मरे और दूसरी है डार्लिंग। ये दोनों नदियां किस महाद्वीप में बहती हैं? तो सबसे जो छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया की ये दोनों नदियां हैं, मरे व डार्लिंग। 117वां क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको केवल आप वीडियो शेयर कर दें तो उनके ये 35 क्वेश्चन एसएसटी के बिल्कुल उनके सही हो जाएंगे। वहाँ के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। कहाँ के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उनको कंगारू कहा जाता है। 119वां क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ? तो बाल श्रम अधिनियम 1986 में लागू हुआ। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें ये क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन बढ़ गए हैं तो मैंने उसमें क्वेश्चन नए शामिल कर दिए हैं, लेकिन टोटल क्वेश्चन 100 ही होंगे। जो दोबारा रिपीट हुए हैं उनको मैंने बढ़ा दिया है। तो 2 अक्टूबर 2014 में हुई। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। 121वां क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं होता? तो जिला पंचायत के सदस्य का सदस्य नहीं होता तो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। तो ग्राम प्रधान नहीं होते। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। 122वां क्वेश्चन है कि अमृत अमृत योजना कब शुरू हुई? तो पहले तो हम ये बता दें, अमृत योजना शहरी बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। यानी इसमें शहरों में जो सुविधाएं होती हैं उस पर ध्यान देना है। तो ए फॉर क्या हो गया? अटल हो गया। एम फॉर क्या हो गया? मिशन हो गया। आर फॉर हो गया रेजुविनेशन, और यू फॉर हो गया अर्बन, और टी फॉर हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी फुल फॉर्म होगी अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये योजना है जो शहर को सुंदर बनाने की योजना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 2015 में। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी यूपीएस और पीएस की व्यवस्था देखने वाला अधिकारी कौन होता है? तो प्राथमिक विद्यालय और उनकी व्यवस्था देखता है जिले पर बीएसए, जैसे हम हिंदी में कहते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। आगे बढ़ें। 124वां क्वेश्चन है कि जिले में कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करने वाला अधिकारी कौन होता है? तो कानून व्यवस्था की स्थापना करने वाला होता है पुलिस अधीक्षक, जैसे हम क्या कहते हैं, बड़ा जिला होगा तो एसएसपी, नहीं तो एसपी। ये इसका लॉ एंड मेंटेन करना होता है। 125वां क्वेश्चन है कि जिले के माध्यमिक विद्यालय यानी इंटर कॉलेज की व्यवस्था कौन करता है? बेसिक में, और यूपीएस की तो बीएसए बताया, और लेकिन जो इंटर कॉलेज होंगे उनकी व्यवस्था करता है डीआईओएस। अब इसकी फुल फॉर्म देखिए, डी से हो गया डिस्ट्रिक्ट, आई से हो गया इंस्पेक्टर, ओ से हो गया ऑफ, और एस से हो गया स्कूल। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, जिला विद्यालय निरीक्षक। अगला क्वेश्चन है 122, इतिहास से 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो 322 ईस्वी यानी बीसी में मौर्य वंश की स्थापना करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 127वां क्वेश्चन लेते हैं कि यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने किस राजदूत को एम्बेसडर को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो 127वें क्वेश्चन में मैगस्थनीस को भेजा था। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 129वां क्वेश्चन लेते हैं। 129वां क्वेश्चन ये है कि सम्राट अशोक ने अंतिम बार कौन सा युद्ध लड़ा था? तो ये आपको पता होगा।
कि कलिंग का उसने जो युद्ध लड़ा था उसके बाद उसने आगे युद्ध ना करने की घोषणा की थी। तो लास्ट युद्ध था उसका कलिंग, जिसमें काफी खून खराबा हुआ। 130वां क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति यानी सभा का आयोजन हुआ। देखो 4 सभा हुई है, बौद्ध सभा, ठीक है, पहली, और यहाँ पर तीसरी है जो कि अशोक के कार्यकाल में हुई, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। चौथी बौद्ध संगीति सभा कनिष्क के शासनकाल में होती है। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुक। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा, सुमुक। सिमुक ने क्या किया था? सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 132वां, चरक संहिता नामक पुस्तक लिखने वाला महान चिकित्सक चरक किस शासक के समकालीन थे? तो चरक संहिता एक पुस्तक है, उसको लिखने वाले थे चरक। चरक ने लिखी, तो वो किसके कहते? वो थे कनिष्क में। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे है कार्ले चैत्य का निर्माण किस शासनकाल में हुआ है? हाँ, तो कार्ले चैत्य, पहले तो कार्ले चैत्य क्या होते हैं? ये बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते हैं जहाँ पर प्रार्थना की जाती है। तो कार्ले चैत्य का निर्माण किस शासन काल में हुआ था? सातवाहन वंश काल में हुआ। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। 134वां है, किस शासक के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में हीनयान और महायान में बट गया था? तो वो था कनिष्क। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला है, भारत के मानक समय का देशांतर किस प्रदेश से होकर गुजरता है? तो भारत का जो मानक समय माना गया है वो 82.5 अंश देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा को क्या माना गया है? वो माना गया है इसका मानक समय। तो ये किस प्रदेश से गुजरता है? उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 136वां कि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 याद रखिए, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। और किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो वो है गंगा नदी। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। 137 का जवाब है गंगा नदी। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। सब नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी पूरब की तरफ गिरती हैं ये, लेकिन पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो वो 2 नदियां हैं, तापी और नर्मदा नदी। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। 139वां है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। देखिए स्पीड से हम ये कर रहे हैं कि जिससे कम से कम समय में आपका जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। 140वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, यानी हमारे भारत में ही है। 141वां क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदी नहीं है। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदी इसमें कौन सी नहीं है? तो वो तापी नदी नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन 1 सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, बीजिंग किस देश की राजधानी है? तो बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नवरोज का जो त्यौहार है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो नवरोज का जो त्यौहार है वो पारसी धर्म के लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। निशुल्क और अनिवार्य यानी फ्री और कंपलसरी शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को दिया गया है? तो 6 से 14। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये देखो दोबारा क्वेश्चन आया, कल ये वीडियो में डाला था इसलिए ये रिपीट हो गया है। तो 21 वर्ष, ग्राम प्रधान के लिए भी 21 वर्ष है चुनाव लड़ने के लिए, और राष्ट्रपति की कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है। परिवार कल्याण और टीकाकरण और बीमारियों की रोकथाम करने के लिए जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सा अधिकारी होता है? तो हम उसको कहते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी। शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? CMO।
C फॉर चीफ और M फॉर मेडिकल, O फॉर ऑफिसर। मतदान करने के लिए व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, ये तो आपको पता है 18 वर्ष। चौथा ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जनता द्वारा चुनाव नहीं होता है। नगर पालिका अध्यक्ष का होता है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो है जिला पंचायत सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। 150वां क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषद में वार्डों की संख्या कितनी है। तो नगर पालिका परिषद में जो वार्ड होते हैं वो 25 से 55 के बीच होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किस काल को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन सब रिपीट हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़े 4 क्वेश्चन बढ़ाए हैं। 151वां क्वेश्चन है, किस काल को भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो वो है गुप्त काल। यानी गुप्त काल में जो काफ़ी संस्कृति और हर फील्ड में तरक्की हुई थी, इसलिए इसको गोल्डन काल कहा जाता है। कालिदास की रचना नहीं है। देखो मृच्छकटिकम जो है ये कालिदास की रचना नहीं है, बाकी तीनों कालिदास की रचना है, कालिदास ने लिखी हैं। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो वो गुप्त शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसलिए उनका नाम इसलिए इनका नाम पड़ गया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। गुप्त काल में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों को कहा जाता था अमात्य। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 155वां गुप्त काल के सिक्कों पर किस गुप्त शासक का चित्र वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो 155 पर समुद्रगुप्त का सिक्कों पर दिखाया गया है वीणा बजाते हुए। अगला 156वां क्वेश्चन है कि वराहमिहिर किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्नों में से थे। तो वराहमिहिर जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो इस प्रश्न का जो 156 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला है, हर्षवर्धन द्वारा लिखित द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं, नागानंद लिखा है, रत्नावली लिखा है, प्रियदर्शिका लिखा है। तो इसमें जो है रघुवंशन जो है कालिदास ने लिखा है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला है 159वां क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके राज्य में था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो हर्षवर्धन के राज्य में था। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 160वां क्वेश्चन लेते हैं कि प्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर प्रतिहार वंश के किस शासक के दरबार में थे। यानी जो राजशेखर थे जिन्होंने बाल रामायण लिखी थी वो प्रतिहार राजपूत वंश है, प्रतिहार वंश के किस शासन के दरबार में थे। तो वो थे महेंद्रपाल। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। गैड़वाल वंश की राजधानी कैपिटल कहाँ थी। तो वो कन्नौज थी। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है उसका निर्माण कराने वाले थे नरसिम्हा प्रथम। वो किस वंश से थे। तो वो थे गंग वंश से। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। संसार का सबसे विशाल मंदिर बौद्ध मंदिर किस देश में है। तो संसार का सबसे विशाल मंदिर जो इंडोनेशिया में है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। थार के मरुस्थल की मुख्य नदी है तो वो लूनी नदी है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेनराम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो एक है मासेनराम और दूसरा है चेरापूंजी, दोनों ही भारत के मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। 166वां क्वेश्चन है कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसके लिए क्या उत्तरदायी नहीं है। तो इसके लिए जलवायु उत्तरदायी है, मृदा है, वर्षा, लेकिन उद्योग धंधे उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। 167वां क्वेश्चन पर हम आते हैं। भारत में समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली मानसूनी हवाओं को क्या कहते हैं। तो भारत में समुद्र से चलने वाली को ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। 168वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो वो है लाल पीली मिट्टी। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। 168वां क्वेश्चन का लाल पीली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं।
रबड़ का पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो रबड़ का जो पेड़ है वो सदाबहार वन में पाया जाता है। तो ऑप्शन वन इसका सही जवाब होगा 169 का। 170वां क्वेश्चन है, जो मैंग्रोव वन होते हैं और को उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है दलदली वन। ऑप्शन टू इसका सही जवाब होगा। इन्हें सुंदर वन भी कहते हैं, दलदली वन भी कहते हैं, मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 171वां क्वेश्चन है कि जायद की फसलों की बुआई किस ऋतु में की जाती है? तो जायद की जो फसल है वो शीत में की जाती है या वर्षा में की जाती है? तो वो ग्रीष्म में की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन टू होगा, ग्रीष्म ऋतु। कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? तो कर्क रेखा जो है हमारे भारत को दो भागों में डिवाइड कर देती है। तो नीचे का जो क्षेत्र बचता है वो गर्म बचता है, तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात 173वां, गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं मरुस्थली वन। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, मरुस्थली वन। अगला 174वां क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? जी आपको पता होगा कि कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गलत जोड़ा बताना है कि कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, बाकी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी जो है महाराष्ट्र में है, और बांदीपुर भी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, लेकिन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये जो है उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला है 176वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 1 जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। संविधान के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 177वें क्वेश्चन पर आते हैं, सत्य कथन है भारत राज्यों का एक संघ है, परिसंघ की स्थिति में केंद्र कमजोर तथा राज्य शक्तिशाली होते हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है, एक बार आप पढ़ लीजिए, भारत राज्यों का एक संघ है, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, यानी 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 178वां, भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? तो भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं वो 1 से 4 हैं। भाग 1 में कितने हैं? ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा, 1 से 4 अनुच्छेद जो हैं वो हैं भाग 1 में। और भाग 2 में कितने हैं? भाग 2 में अनुच्छेद हैं 5 से 11, जो कि किस विषय में है? नागरिकता से। आप नोट कर लीजिए, भाग 1 में है अनुच्छेद 1 से 4। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो जो अधिकार प्राप्त है वो संसद को है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 180वां क्वेश्चन लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो जो है वो अनुच्छेद 3 है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। 181वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो वो भाग 2 है जिसमें नागरिकता का वर्णन है। ठीक, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, नोट करिए। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं, 182वां क्वेश्चन देखते हैं, अधिवास द्वारा नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 182 का जो उत्तर है वो है अनुच्छेद 5। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, सत्य कथन है भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। ऑप्शन 2 जो है वो जो है अमेरिका में दोहरी नागरिक व्यवस्था है। ये दोनों ही सत्य कथन है। आगे देखते हैं, विदेशी नागरिकता धारण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। सभी जो है सत्य कथन है। भारत की जो नागरिकता है वो एकल है और अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। तो 184वां क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो विधि यानी कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है, जो कि दिल्ली में है, संसद। अगला 185वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो मैंने आपको बताया पहला जो अनुच्छेद 1 से 4 है भाग 1 में,
और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला 186वां क्वेश्चन देखते हैं हम। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट के जो शासक थे वो थे वो कृष्ण प्रथम। ये कृष्ण इस तरीके से लिखा जाएगा, गलत छप गया है, कृष्ण प्रथम। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो वो थे पल्लव वंश। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। 188 में क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश के किस शासक ने पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो वो थे राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। महान संस्कृत के कवि दंडी किस पल्लव राजा के राजसभा में थे? तो वो किसके में थे? वो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला है। अंकोर वाट के मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानी उभरी हुई मूर्तियों के रूप में अंकित है। विश्व धरोहर के रूप में यह मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये जो है भारत में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, ये कंबोडिया में है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने सासाराम बिहार में अपना मकबरा स्वयं बनवाया था? तो वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 192वां क्वेश्चन है कि हुमायूं के किस विश्वास पात्र व्यक्ति ने अकबर का राज तिलक कराया था? तो वो थे उनके संरक्षक गार्जियन बैरम खान है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। सड़क ए आजम नामक सड़क जिसे बाद में गवर्नर जनरल थे अंग्रेज ऑकलैंड ने उसको ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड नाम दिया था, इसे किसने बनवाया था? उसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 194 क्वेश्चन पर आते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने चालू की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो शेरशाह सूरी ने चालू की थी। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा युद्ध है 1556। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 196वां क्वेश्चन लेते हैं। 196वां क्वेश्चन है कि जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर जो है अकबर ने समाप्त किया था। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है। दीन ए इलाही जो धर्म जिसे सुलह कुल नीति तथा इबादत खाना, ये तीनों ये किससे संबंधित हैं? तो ये अकबर से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। 199वां क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत है? तो 7.33% है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद कौन सा है? वो गोरखपुर है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी जिले में है, दुधवा। अगला क्वेश्चन है। अयोध्या मंडल में आने वाला जिला नहीं है? तो अयोध्या मंडल में जो आने वाला जो जिला नहीं है वो कौन सा है? वो है बहराइच। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला है 203 मसाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया। मसाई जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। और 204 क्वेश्चन है जो हाथी घास है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहाँ पाई जाती है? वो सवाना प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। देखिए 204 क्वेश्चन ये इसलिए लिए गए हैं क्योंकि वो रिपीट जो क्वेश्चन हुए हैं वो 4 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। इस तरीके से ये 200 ही क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा तेजी से बोला गया है जिससे जल्दी से ये वीडियो समाप्त हो जाए। मिलते हैं अब तीसरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।